तो Assalamualaikum, I guess we should start now without of getting further delay. So, as you all know me, I don't need to introduce myself. It's been almost 5 years since I'm teaching, Alhamdulillah. A lot of students have been allocated to various groups, and they joined this platform earlier before getting allocation. तो हमारा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इन ऑल अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमें यूनिक बनाती हैं बाकी एकेडमीज़ की निस्बत, तो ये कि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। दूसरा, डिटेल्ड चीज़ें मैं डिस्कस करता होता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर। तीसरे नंबर पे फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तमाम क्वेरीज का भी सवाल का जवाब दिया जाता है, भले वो पर्सनल इनबॉक्स भी आके कर रहे होते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल तो वी यूज़ टू शेयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो जाता है जो बेचारे नौकरियां करते हैं या जो टाइम पे क्लास नहीं ले पाते। तो उनके लिए हमने एक अलग सा सेटअप इस्टेब्लिश किया होता है। और उसमें हमने अपनी एक उनकी ईज़ के लिए बेसिकली हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते होते हैं। खैर, मैं अब डेमो की तरफ जाऊंगा। आप सबको पता है कि पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। हमारे इस जीके सेशन के अंदर मैं आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाता होता हूँ, एंड आई एम द ओनली टीचर हु टीच ऑल द 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज बेपनाह हैं, बेशुमार हैं। 100+ सब इंस्पेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कस्टम से लेकर एफआईए से लेकर पता नहीं कितने इदारे हैं, पीरा देख लें, ईओज आईओज, और पता नहीं कितने कितने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट श्योर दैट आफ्टर completion of this batch you will be among the among those successful stories as well, and I'm quite sure that inshallah you will be. So without getting further delay, now I'll be discussing that the subjects of the syllabus of those 10 subjects which will be covering inshallah in next 2-3 months. हमारा जो ये सिलेबस है कोई 70 80 90 80 डेज का होता है मैक्सिमम। 90 डेज पे भी चला जाता है, 80 डेज पे भी होता है। मेरी कोशिश होती है कि उससे पहले पहले इसको मैं ख़त्म करवा दूँ जीके को। और रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं ताकि आप देख सकें इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल, तो वो भी आपके लिए हेल्प आउट हो जाती हैं, कर जाती हैं। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा वो होगा ज्योग्राफ़ी। इसमें मैं 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाता होता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, उसमें पूरा वर्ल्ड मैप डिस्कस करूँगा, 193 कंट्रीज़। और उसके साथ साथ बाकी बहुत कुछ उसमें डिस्कस होगा, मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। उसके साथ साथ यार जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो पाकिस्तान अफेयर्स, इंडो पाक हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, वही कंप्यूटर भी होगा उसमें। तो इस्लामिक स्टडीज़ भी है, फिर उर्दू भी है, फिर इंग्लिश भी है। तो ये कुल मिला के कोई 10 एक सब्जेक्ट्स बनते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स मिला के, और इस्लामियत भी मिला के। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं इस तरीके से पढ़ाता होता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता होता हूँ बेसिकली बेसिक डेफिनेशन से, जैसे आइलैंड्स क्या होते हैं, बे क्या है, गल्फ क्या है, बाइट क्या है, स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आइलैंड्स हो गए आपके, उसके बाद आपके माउंटेन्स, दुनिया के तमाम रिवर्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए। ठीक है जी, आवाज़ आप लोगों की तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है मेरे ख्याल से कुछ कुछ को, बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, उसके बाद पासेस, उसके बाद लेक्स, उसके बाद जो बॉर्डर्स हैं वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, वो उसके साथ साथ बे, गल्फ, बाइट, क्रीक्स, आइलैंड्स, स्ट्रेट्स, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, इस्थमस वगैरह सारा कुछ। तो एक तो ये कि ये आपकी हेल्प हो जाएगी ज्योग्राफी की बेसिक्स को अंडरस्टैंडिंग के अंदर, अंडरस्टैंड आपको करने में हेल्प हो जाएगी। इसमें आप दुनिया के तमाम रिवर्स भी पढ़ लेंगे, सीज भी पढ़ लेंगे, ओशंस भी पढ़ लेंगे, माउंटेन्स भी पढ़ लेंगे, लेक्स भी पढ़ लेंगे, ग्लेशियर्स भी पढ़ लेंगे। और मैं पूरा मैप बना के ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, उसका ये उससे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज आएंगे तो वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा मैं। और
ये हो गया। फिर ज्योग्राफी के अंदर जो दूसरी मेन चीज़ है वो है कि जब आप मैप ड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का पता हो। तो मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी सिखाऊंगा, प्राइम मेरिडियन लाइन, इक्वेटर, सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो टाइम है 5 घंटे, वो यूके से आगे क्यों है। ठीक है जी, उसका मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस के साथ बताता होता हूँ कि वो क्यों है। जब ये बेसिक्स ज्योग्राफी की पढ़ा के देन उसके बाद आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड मैप। अब जब वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल 193 कंट्रीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। उसमें दो ऐसी रियासतें भी हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, या जिनमें एक इसराइल हो गया आपका, और उसके बाद आपका कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन हो गया। तो ये भी मैं आपको उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, 193 कंट्रीज़ का मैप इस तरीके से डिस्कस करूंगा मैं कि पहले सबसे पहले मैं एशिया आपको पढ़ाऊंगा, फिर देन यूरोप, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ओशियाना कॉन्टिनेंट, और उसके बाद फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द एशिया मैप, तो एशिया मैप के अंदर हम पूरा एशिया के सारे कंट्रीज़ वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा, एशिया के तमाम कंट्रीज़ को। और डिस्कस करने के बाद मैं आपको रीजन्स पढ़ाऊंगा कि ये सेंट्रल एशिया है, इसमें इतने मुल्क हैं। अच्छा, फिलहाल मुल्क है तो उसकी ज्योग्राफी पकड़ ली, उसकी तमाम चीज़ें पढ़ा ली। मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम टीचिंग यू द ईस्ट एशिया, तो ईस्ट के अंदर चूंकि चाइना भी पाया जाता है, तो ईस्ट चाइना के ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम डिस्कस करें ईस्ट एशिया को, तो ईस्ट एशिया के अंदर लेट सपोज हम चाइना की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चाइना की मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ, चाइना की पुरानी वॉर्स के बारे में पढ़ा दूंगा, चाइना के फाउंडिंग फादर का नाम बता दूंगा, चाइना की ज्योग्राफी आपको बता दूंगा कि कितने आसपास मुल्क हैं, कितनों के साथ बॉर्डर शेयर होता है। फिर उसके बाद चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है मैं अब उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। वहाँ पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सोशलिस्ट कह लें, और सोशलिज्म कम्युनिज्म का फ़र्क भी बता दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको चाइना के सी पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, करेंसीज, उसके बाद आपके उसके बाद आपके ये जो फेमस स्ट्रीट्स हैं वो, उसके बाद आइलैंड्स, उसके बाद रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस, डैम्स, ग्लेशियर्स, और सीक्रेट एजेंसीज। उसके बाद और भी बहुत कुछ होता है ना। चाइना ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रोडक्शन की करता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो सबसे पहले चाइना में बनाई गई थी, डिस्कवर की गई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल डिस्कशंस के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बंदा कौन है यार इसने शेयर किए हुए ये? डॉक्टर तारिक जान बुजदार। बुजदार साहब थोड़ी देर रुक जाएं, आप काइंडली ना करें छेड़छाड़। उसके बाद मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो ये सिर्फ चाइना से रिलेटेड होंगी। चाइना का रिलीजन क्या है, चाइना के मोस्टली रिलीजन कौन से फॉलो होते हैं, चाइना की एशियंट जो सिविलाइजेशन है मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर चाइना की जो फेमस चीज़ें हैं जैसे चाइना की वॉल है उसके बारे में बताऊंगा। फिर चाइना की जो और फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगा। टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, चाइना के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि जब हम एक कंट्री को पढ़ेंगे इसी तरह एक एक कंट्री को पढ़ते जाएंगे। एशिया के सारे कंट्रीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका की कंट्रीज़ को, तो तुम चाइना के डेजर्ट्स को भी मैं डिस्कस करूँगा। यानी कि चाइना की कोई भी चीज़ हमारी ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके तमाम प्रोविंसेस से लेकर हर एक चीज़ तक। तो जब आप लोग हर मुल्क की इतनी डिटेल्स जान लेंगे तो उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाएगी जो आपको ना आती हो ज्योग्राफी के अंदर। तो मेरा जो स्टाइल है वो इसी तरीके का है कि एक मुल्क पकड़ा, उसकी इच्ची बिची निकाल दी, उसकी तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी, ए टू जेड चीज़ें डिस्कस कर दी। और ये जो आजकल लोग स्लाइडों पे पढ़ा रहे होते हैं, मेरा वो तरीकाकार ही नहीं है। वो स्लाइडें खोल के पढ़ के बता रहे होते हैं कि जी ऐसे ऐसे है नो। तो खैर, इसी तरह से यार, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी बड़ी डिटेल के साथ 2.5-3 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी को डिस्कस करते करते।
इसी तरह से आप चाइना के बाद यानी कि एशिया का मैप पढ़ने के बाद फिर यूरोप पे चला जाऊंगा। फिर यूरोप, जब मैं आपको यूरोप का मैप डिस्कस करूंगा तो ऊपर डिस्कस करूंगा कि नॉर्थ यूरोप के अंदर नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, तो उनमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क ये वाले हैं। फिर ईस्टर्न में जाऊंगा तो लैटविया, लिथुआनिया से शुरू करेंगे और बेलारूसिया और यूक्रेन और ये सारे कंट्रीज़ एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा। इसी तरह सेंट्रल यूरोप है, फिर इसी तरह से वेस्ट यूरोप है, फिर साउथ सदर्न यूरोप है। तो फिर यूरोप की जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप के अंदर इनलाइटनमेंट पीरियड, रेनेसां, ठीक है, उसके बाद मैग्ना कार्टा से शुरू होती है और आगे तक जाती है। उसके बाद मैग्ना कार्टा के बाद ये रेनेसां और एनलाइटनमेंट का पीरियड आता है। और यूरोप के अंदर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चलता है और उसके बाद फिर इन्वेंशंस का दौर आता है। फिर क्योंकि ये यूरोप में एग्रीकल्चर तो बहुत कम होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री का जो रेवोल्यूशन था वो भी यूरोप से ही आया था। तो वो भी सारा कुछ डिस्कस करके उसके बाद उसकी तमाम वॉर्स, जिसमें फ्रेंच वॉर भी शामिल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शामिल है, उसमें रशियन रेवोल्यूशन भी शामिल है, उसमें वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये सारी की सारी ब्रिटेन और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर ईयू भी शामिल है। उसके बाद फिर तमाम कंट्रीज़ की डिस्कशन होगी। फिर हर कंट्री की वही डिटेल जो मैंने आपको चाइना के बारे में बताई, कि उस चाइना उसके मतलब कि वो बना कब था, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी ज्योग्राफी किस तरह से मिलती है, उसके रिवर्स, डेजर्ट्स, उसके ओशंस, उसके अगर हैं तो लगते हैं तो, उसके बाद वहाँ पे कोई गल्फ है, कोई बे है, कोई बाइट है, कोई चाइना में यूरोप में डेजर्ट तो नहीं है खैर। तो उसके साथ साथ कोई मतलब उस कंट्री की तमाम डिटेल्स जितनी हो सकती हैं, इवन फ्लैग तक मैं डिस्कस करता होता हूँ कि अच्छा उस कंट्री का ये है, वहाँ पे ये रिवर गुजरते हैं, फिर यहाँ का कैपिटल इस रिवर के ऊपर बैठा हुआ है, इस तरीके की ना सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती होती हैं। तो जब यूरोप हो जाएगा, फिर इसी तरह अमेरिका है तो अमेरिका की पूरी जोग्राफी और उससे पहले अमेरिका की हिस्ट्री, कि 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उससे पहले क्या कंसेप्ट था, वहाँ पे कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया हुआ था। उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर जो सिस्टम आया, पॉलिटिकल सिस्टम हो किस तरीके था, वेदर इट वाज अ फेडरलिस्ट और ये जो कॉन्फिडरेट थे वो थे। और फिर आस्ता आस्ता एवोल्यूशन किस तरीके से हुई, जॉर्ज वाशिंगटन से शुरू करके मैं जॉर्ज ये डोनाल्ड ट्रम्प तक आपको मैं पढ़ाऊंगा अमेरिका के प्रेसिडेंट्स, ताकि आपको अमेरिका की हिस्ट्री भी पता चल जाए साथ साथ। तो खाली आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे होते, साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं अमेरिका की। तो ये आपको सबसे प्लस पॉइंट एडवांटेज होता है, क्योंकि हमने खुद सीएसएस में यूएस हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो कि एक आम जीके का टीचर नहीं बता पाता, वो फिर मैं आपको उसमें डिस्कस कर जाता हूँ तमाम चीज़ों के अंदर। तो ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ वॉर्स जो अमेरिकन हिस्ट्री में लड़ी गई, उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, फिर जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी, फिर अमेरिका का पूरा मैप और उसकी 50 रियासतें, पहले 13 रियासतें थी, फिर 50 रियासतें वेस्टवर्ड एक्सपेंशन के बाद। तो ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर। अमेरिका की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, फिर साउथ अमेरिका की पढ़ के फिर उसके बाद अफ्रीका, और फिर ओशियाना। ओशियाना इज हार्डली 13 कंट्रीज, उसकी कोई नॉट अ बिग डील। अफ्रीकन कंट्रीज थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से अजीब से हैं, उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता, एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। ये जो 3 4 कॉन्टिनेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, दोनों चारों हो गए। तो 4 ये हो गए और ओशियाना हो गया 5। तो अफ्रीका से भी पूछता है लेकिन फिर कम पूछता है। तो ये हो गया, ये हमारी सिर्फ ज्योग्राफी हो गई, यानी कि आपको बेसिक्स के अलावा वर्ल्ड मैप भी पूरा पढ़ा दूंगा ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के बाद जो अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा थैंक यू वेरी मच। जो ज्योग्राफी के बाद वाला जो अगला सब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा इंडो पाक हिस्ट्री। आज मैं आपको सिर्फ डेमो क्लास दे रहा हूँ, यू डोंट नीड टू राइट थिंग्स ऑन योर, और यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। उसकी रीज़न ये है कि आपने जस्ट आज सुनना है कि हमारा ये जो पूरा 2.5 महीने का, जो 2 2.5 महीने का जो ये हमारा बैच होगा वो उसको मैं चलाऊंगा किस तरीके से लेके चलूँगा। बेसिकली मैं आपको वो बता रहा हूँ आज। डेमो क्लास का मकसद भी ये होता है कि टू इंट्रोड्यूस योर कोर्स। उसके बाद फिर आपकी बारी आ जाती है इंडो पाक हिस्ट्री की। यार इंडो पाक हिस्ट्री जो है ना, उसमें मैं बहुत पीछे आपको लेके जाऊंगा, जहाँ से दुनिया की रिटर्न हिस्ट्री शुरू हुई। और उसके बाद ग्रीक्स का एरा पढ़ाऊंगा, ग्रीक्स के किस तरीके से उन्होंने दुनिया को लेके गए। उससे पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन। इसी तरह से फिर उसके बाद इंडस वैली, इधर इंडिया की बात कम चुके इंडियो पाक है तो इंडस वैली को डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं
जिसमें ये आपकी ईरानियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपकी ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, इराक वाली हो गई, ठीक है जी, बेबीलोनिया वगैरह, और ये सारी की सारी, तो ये भी मैं आपको सारी की सारी पढ़ा दूंगा। और इंडो पाक हिस्ट्री में इंडियंस जो हिंदूज थे वो किस तरीके से आए और उन्हें किस तरीके से रूल किया, अशोक का और उसके बाद वाला सारा सीन तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर आते हैं यूरोप, यूरोप वाले ना, रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में आपको डिस्कस करके पढ़ा दूंगा रोमन एम्पायर कैसे टूटी, क्यों टूटी, और जब टूटी थी तो ईस्ट वेस्ट का क्या कंसेप्ट था, फिर बैजेंटाइन एम्पायर कैसे बनी, फिर उसके बाद ये जो क्रूसेड्स वॉर हैं वो किस तरीके से उन्होंने लड़ी। तो ये सारी हिस्ट्री है पूरी की पूरी ना, इंडो पाक। फिर इंडो पाक के अंदर फिर आपकी आ जाती है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम चूंकि 712 में सबको पता है कि वो कुतैबा बिन मुस्लिम भी उसी टेन्योर में गया था। उसके बाद जो जो 711 में तारिक बिन ज़ियाद था वो भी सलमान बिन अब्दुल मलिक के टाइम पे गया हुआ था, और यूरोप को फतह करने, यूरोप को फतह करने। तो वो ये सारा का सारा, ये सारे का सारा बेसिकली जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक या उमैया डायनेस्टी थी 661 से 750 तक, ये सारे उसी के टाइम पे ये इन्वेजन्स हुई हैं, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में भी, और अफ्रीका और यूरोप के अंदर भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्हीं के दौर में हुई है ना, तो ये मैं आपको डिस्कस करके पढ़ा दूंगा। उसके साथ साथ यार मोहम्मद बिन कासिम हो गया, देन उसके बाद गजनवी आ जाते हैं, गजनवी सारे के सारे पढ़ा के, और उसके बाद फिर गौरी, गौरी भी आपको मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा। ठीक है, उनके नाम, उनकी पूरी हिस्ट्री के किसके दौर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, किसका टेन्योर कब से कब तक रहा, ये दो पढ़ के उसके बाद फिर आ जाती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की 5 बेसिक डायनेस्टीज हैं। 5 बेसिक डायनेस्टीज में सबसे पहली है स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अनारकली वाला लाहौर में जो है, अनारकली में उसका कब्र है, वो वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है कहानी। और उसके बाद फिर खिलजी हैं, फिर तगलुक हैं, फिर उसके बाद सैयद हैं, फिर लोधी हैं। ठीक है, तो ये 5 डायनेस्टीज आ जाती हैं टोटल 1206 से लेकर 1526 तक। इनकी तमाम रूलर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या कांड किए थे, इन्होंने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। और उसके पीछे जो उमैया डायनेस्टी थी जो 661 से 750 तक चली, फिर 750 से 1258 तक फिर अब्बासी डायनेस्टी चलती है ना, अब्बासी अब्बासी आ जाते हैं। उमैया वालों को बहुत उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ थी, खैर वो इस्लामियात में भी आप पढ़ा दूंगा कि क्यों एक दूसरे के खिलाफ थे। उसकी हिस्ट्री फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत पुरानी है। ठीक है, यानी कि फिर मैं हज़रत इस्माइल से शुरू करूंगा, हज़रत इब्राहिम से शुरू करूंगा, फिर मैं वो पूरा शजरा नसब डिस्कस करूंगा मैं, हजरत हज़रत इब्राहिम, फिर उसके बाद उनके बेटे, और हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, वहाँ से शुरू करके फिर हज़रत इस्माइल के बेटों से शुरू करके, और फिर आपको आप सल्लम तक लेकर आऊँगा। फिर आप सल्लम से पहले जो आप सल्लम के परदादा थे, वहाँ से मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि असल इशू क्या था, फिर वो किस तरीके से उमैया और अब्बासी डायनेस्टी बाद में उनकी किस तरीके से रूलरशिप चली। इट्स अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री बाय द वे। देन उसके बाद फिर आप ये पूछेंगे कि हिस्ट्री से तो आता कुछ नहीं है भाई, आता कुछ नहीं है, आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना। एक सब्जेक्ट है, अगर 8-10 दिन पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा आपका। प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर वन बाय वन एट द एंड ऑफ द सेशन। तो उसके बाद यार जब ये 5 डायनेस्टीज खत्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आपकी आ जाती है जी ये मुगल्स। मुगल्स आके आखिरी जो था ना, लोधी, लोधी वो आके डिफीट करते हैं मुगल्स। तो ये दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी की आपस में भी टक्कर थी अच्छी खासी। देन दौलत खान लोधी इनवाइटेड मुगल्स, और मुगल्स जो थे वो फरगाना से भागता भागता आया, ज़हीरुद्दीन बाबर, और बड़ी प्लानिंग के साथ आया, गन पाउडर उसने आके इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारा और कुछ। तो वो वहाँ से उठ के चला और इधर आके उसने 1526 में आके पानीपत के मकाम पे उसने पहली जंग लड़ी, और 3 पानीपत की जंगें, 1526 वाली, 1556 वाली, और 1761 वाली, वो लड़ी गई। और उनकी हिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो वहां से फिर मुगल जो एम रूलर्स थे वो मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई, वहां से फिर मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई। ठीक हो गया जी। अच्छा,
इसी तरह से यार, सॉरी, मुगल डायनेस्टी की जब बुनियाद रखी जाती है तो ज़हीरुद्दीन बाबर आया। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उसका बेटा है हुमायूं, 1530 से लेकर 1540 तक। उसकी टेन्योर में बताऊंगा कि वो कितना काबिल था, वो कितना लिटरेरी था, उसने क्या क्या काम किए। फिर 1540 से शुरू करके ना शेरशाह सूरी आता है। दबंग बंदा था। 1545 तक वो हो जाता है। वो उसकी डेथ हो जाती है बरूदी सुरंग खोदते खोदते। और उसके बाद फिर हिस्ट्री आ जाती है, क्या कहते हैं, अ, उसके बेटों की आदत सूरी, सिकंदर सूरी की। आदत सूरी, सिकंदर सूरी भी समझें कि बाद में जब पानीपत की दूसरी वार होती है तो बैरम खान के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है। अकबर उस वक्त 14 ईयर्स का था। तो हुमायूं की डेथ हो जाती है। फिर 1556 में फिर अकबर आ जाता है 14 साल की उम्र में रूलर बन के। फिर यहाँ से महामांगा और अकबर की टसल चलती है, और साथ साथ उसके बेटे की भी। और फिर बैरम खान को अकबर साइड पे करके फिर खुद रूलर बन जाता है 1556 में। और उसके बाद चलता है दीन अकबरी ईजाद करवा के, पता नहीं कितनी इन्वेंशंस करके। अकबर का टेन्योर मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस तरीके से एक्सपेंशन हुई उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसका किस तरीके से फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग बड़ा था और क्यों था उसकी। ये तो मैं अभी जस्ट आपको रूलर्स के नाम बता रहा हूँ, इनकी हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक रूलर को पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री भी आपको बता दूँ, ताकि आपका शुरू से चलता जाए कि हमारी हिस्ट्री है क्या। है तो वही फैब्रिकेटेड हिस्ट्री, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ के हैं सारे तकरीबन ही वही है जो हम सुनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं मुसलमानों के बारे में और बाकियों के बारे में। खैर, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आई एम क्वाइट श्योर। तो उसी के साथ साथ यार मुगल्स आ गए। अब जब ये हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया 1605 से लेकर 1627 तक। फिर जहांगीर के बाद उसका बेटा शहनशाह शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक, 1658 तक। फिर उसका बेटा आ जाता है ये औरंगजेब आलमगीर। तो फिर वो आ जाता है, फिर मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा औरंगजेब आलमगीर को, उसकी क्या पॉलिसीज थी। अकबर की टोटली एंटी था वो। और उसका टेन्योर चला 17 साल तक, क्योंकि उसने सबको मार दिया था, भाई भाई भांज भतीजे ये सबको उड़ा दिया था उसने। औरंगजेब आलमगीर ने, जिसका आप पढ़ते हैं कि बड़ा मजहबी आदमी था, टोपी पहनता था, टोपियां सी के गुजारा करता था। यही जेड़े मुगल ने ना टोपियां पहनाते सन लोगों को। अच्छा खैर, तो ये कोई सिस्टम ही नहीं डेवलप किया इन्होंने, ना कोई मिलिट्री का किया, ना कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने का किया। याशियाँ हमारी, महला ताजमहल बनवाए, सारा कुछ करवाया। ठीक है यार, लेकिन आप दूसरी तरफ भी तो कुछ सोचते हैं ना। इंडिया इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी थी कि 1608 में आपके पास यूरोपियंस यहाँ पहुँचे, वो भी यूके वाले। उससे पहले बाकी यूरोपियंस पहुँच चुके हुए थे, डच और फ्रेंच और पुर्तगीज़। तो ये यूके वाले जो पहुँचे वो 1600 में, 1608 में सूरत में आए थे वो सबसे पहले। फिर आहिस्ता तो उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाई, फिर परमिशन ली, फिर इतने स्ट्रॉन्ग हो गए 1757 के अंदर उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ ली और वो जीत गए। वो इतने स्ट्रांग होते गए, फिर बाद में और वॉर्स लड़ी। फिर 1858 में फाइनली उन्होंने मुगलों का सत्यानाश करके साइड पे कर दिया मुगलों को। तो आई टीच यू अबाउट द ब्रिटिशर्स एज वेल। और ये हिस्ट्री साथ साथ मुगलों की भी चलेगी, साथ साथ ब्रिटिशर्स की भी चलेगी, साथ साथ नादिर शाह का हमला जो 1747 में हुआ था वो भी चलेगा। तो यार ये जब औरंगजेब आलमगीर का डेथ हो गई तो उसके बाद फिर इनका डिक्लाइन शुरू होता है प्रॉपर तरीके से। फिर अंग्रेज जो थे देवर ओनली कठपुतली ऑफ अंग्रेज, सॉरी मुगल जो थे अंग्रेजों की सिर्फ कठपुतली थे। तो खैर ये मुगलों की हिस्ट्री 1837 में हुआ था। मुगल बादशाह रूलरशिप संभाली थी उसने, और 1857 में उसको बर्मा भेज दिया गया था, काले पानी सजा दे दी गई थी उसको। खैर, ये एक हिस्ट्री है। और देन उसके बाद ये सारी हिस्ट्री पढ़ा के मुगलों की, देन मैं आपको लेके जाऊंगा सर सैयद अहमद खान। और जो फिलोसफर्स थे हमारे, इस्लामिक स्कॉलर्स कह सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली हो गए, उससे पहले क्या कहते हैं, मुजद्दद अल्फसानी हो गए, अहमद शाह अब्दाली हो गए, सैयद अहमद शहीद हो गए बरेली, और सर सैयद अहमद शहीद। ये पढ़ा के फिर अल्लामा इकबाल का इज़्म। इसी तरह से जब 1858 तक पढ़ लेंगे तो ये हमारी इंडो पाक हिस्ट्री मुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 1858 के बाद
1857 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज एक्सटेंडेड टू द सब कॉन्टिनेंट। और ब्रिटिश रूल जब आया तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, फिर मैं आपको एक एक लॉर्ड्स की हिस्ट्री बताऊंगा। लॉर्ड कैनिंग के दौर में क्या हुआ, और टोटल 20 लॉर्ड्स हैं लॉर्ड माउंटबेटन तक। लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक की एक एक लॉर्ड की मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि उसने क्या क्या रिफॉर्म्स की, किस तरीके के लोग थे, किसने लेजिस्लेशन पे काम किया, किसने कोर्ट्स पे बनाया, किसने रेलवे को बेहतर किया, किसने जनाब एग्रीकल्चर को रेवेन्यू को बेहतर किया, किसने ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर आया, किसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही कुछ था ना, लोकल गवर्नमेंट भी उन्हीं का दिया हुआ है, रेलवेज भी उन्हीं की दी हुई है, पोस्टल भी उन्हीं का दिया हुआ है, इरिगेशन भी उन्हीं की दी हुई, रेवेन्यू भी उन्हीं का दिया हुआ, एसीडीसी की पोस्टें भी उन्हीं की दी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी। यू हैड नथिंग। मुगल्स, मुगल्स की क्या थी मतलब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, एक्सेप्ट ऑफ डिसिपेशन, एक्सेप्ट ऑफ यशी, नथिंग, नथिंग। तो we'll डिस्कस दीज थिंग्स। देन उसके बाद फिर मुस्लिम कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885, फिर उसके बाद चलते चलते सर सैयद खान की डिमाइस, फिर 1901 में प्रोविंसेस बने, 1905 के अंदर बंगाल की सेपरेशन हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल अक्टूबर में। जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो इस पे हिंदू बड़े नाराज़ हुए थे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मुसलमानों ने रियलाइज़ किया कि अब नाउ देयर इज़ अ डायर नीड टू इस्टेब्लिश अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। सो a deputation called Shimla deputation. They went to straight away to the लॉर्ड मिंटो, उसके पास गए, फिर उसके साथ बैठ के उसके बाद उन्होंने प्रपोजल दिए अपने और रिक्वेस्ट भी की। तो उन्होंने कहा भैया अब एक पार्टी बनाएं। तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग बनाई गई दिसंबर 1906 में। फिर मुस्लिम लीग कैसे बनी, उसमें मेंबर्स कितने थे, कहाँ पे बनी, इसका मकसद क्या था, इसका इसका क्यों बनाई गई, ये सारा कुछ मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। ये भी मैं जस्ट आपको इवेंट्स बता रहा हूँ। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गई। मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का डिफरेंस बताऊंगा, लॉर्ड के ये गवर्नर जनरल का बताऊंगा आपको कि वो क्या होता है, और वाइसराय का बताऊंगा कि फ़र्क क्या होता है। और उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों ने, इतने से अंग्रेज़ों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को किस तरीके से नथ डाल के कंट्रोल किया हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा 1911 में बंगाल की पार्टीशन। जब ये उनका किंग जॉन आया था, किंग जॉर्ज आया था, तो किंग जॉर्ज जब आया था तो उसके बाद उसने आके लपेटा मारा। उसके बाद कलकत्ता बिकेम द, बल्कि दिल्ली बिकेम द कैपिटल इंस्टेड ऑफ कलकत्ता, एंड देन बंगाल पार्टीशन वाज annulled इन 1911। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है 1914 में। तो यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पहली दफ़ा इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913 एंड ही ज्वाइंड कांग्रेस बैक इन 1906। तो वो दोनों पार्टीज का मेंबर था। तो ही ट्राई टू to establish a consensus between the both political parties, and that's why an agreement appeared before us, and that agreement was लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट आया 1916 वाला, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्यों आया, उसके पीछे क्या रीजंस थी, वो जिन्ना साहब ने क्यों दिया, उसके पीछे क्या माइंडसेट था जिन्ना साहब का और कांग्रेस का। ये उनकी इतनी बड़ी कामयाबी थी कि कांग्रेस पहले मानती नहीं थी मुस्लिम लीग को एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो जिन्ना ही प्लेड वेरी वाइजली, and Congress, they ultimately was convinced to accept a Muslim League as a separate political party for the Muslims in 1916। वो हुआ। उसके बाद ये पहली दफ़ा था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिले, और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी अलग अलग रहे, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस भी। तो वो बताऊंगा आपको। 1917 वाला बेल्फोर डिक्लेरेशन बताऊंगा आपको। फिर 1919 के जो इवेंट्स हुए, 1918 में जंग बंदी हो गई, वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गई। 1919 में यार मॉन्टीगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डीआरकी सिस्टम मुतारिफ करवाया गया और क्या क्या कुछ था मॉन्टीगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर। मॉन्टीगो कौन था, चैम्सफोर्ड कौन था, रिफॉर्म्स क्या थी एक्चुअली। लोग आपको बताते हैं कि मॉन्टीगो चैम्सफोर्ड 1919 में हुई, ये अंदर की बात नहीं बताते। मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की बात हर एक में, मिंटो मॉर्ले में भी क्या हुआ था, अंदर की बात क्या थी। और यहाँ पे मिंटो मॉर्ले इतनी बड़ी रिफॉर्म्स थी कि उसमें मुसलमानों का राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। बहुत बड़ी बात थी जो कि मुस्लिम लीग का दरीना मुतालबा भी था।
तो इसी तरह से ये मैं अंदर की बातें आपको क्लास में डिस्कस करूंगा कि ये मोंटेगो चैनफोर्ड क्यों थी। इस पे मैं 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाऊंगा आपको मोंटेगो चैनफोर्ड। इसी तरह से उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। उससे पहले रोवल्ट एक्ट दिया गया था, वो आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये जो तहरीके खिलाफत थी वो आपको पढ़ाऊंगा, उसका फर्स्ट फेज सेकंड फेज। देन जिन्ना साहब ने जो रिजाइन दिया था वो, और उसके बाद फिर 1920 में उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन दे दिया था। तो ये सारा कुछ 1919 वाला है ना। ये रोवल्ट एक्ट भी है, और जलियांवाला बाग मैसेकर भी है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 वर्ल्ड वार वन वाली वो आपको पढ़ाऊंगा, जर्मनी वाली। 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, जिस तरह आज यूएन है, पहले लीग ऑफ नेशंस होती थी, वो आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद कांग्रेस ने जो है वो एक हड़ताल शुरू की, और वो आपको पढ़ाऊंगा वो क्या थी, प्रॉपर कांग्रेस ने क्यों शुरू की है। गांधी ने आके लीड करना शुरू कर दिया था 1915 में अफ्रीका से वापस आके। तो वो आपको पढ़ाऊंगा। और इसी तरह से 1913 में जो इंसिडेंट हुआ था, ये कानपुर मास ट्रेजेडी, और 1922 वाला चूरा चूरी वाला इंसिडेंट, वो फिर 1924 के इलेक्शंस कांग्रेस के, फिर 1927 वाला दिल्ली प्रपोजल्स गिवन बाय जिन्ना साहब। एंड व्हाट वाज दैट इन द प्रपोजल, बिकॉज जिन्ना एट दैट टाइम he withdrawn फ्रॉम राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वो एक इतनी बड़ी बात थी, और उसके बदले में उन्होंने जो चीज़ें मांगी वो पूरी नहीं कर सके। फिर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी कांग्रेस के कहने पे, और नेहरू रिपोर्ट जब आई तो उसमें मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब को सारी रिबट किया गया था दिल्ली प्रपोजल्स को। उसके बाद फिर जिन्ना साहब ने 14 पॉइंट्स दिए थे 1929 में। फिर उसके बाद सुलह जब नहीं हो सकी तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई। पहली में वो आए नहीं ब्रिटिशर्स, अपना कांग्रेस, दूसरी में वो आए, और वो भी दूसरी में 1930 31 32 में हुई, और 31 में जब आए तो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था, उसके बाद आए थे। वो गांधी अर्बन पैक्ट क्या था वो मैं पढ़ाऊंगा। कम्युनल अवार्ड्स या पूना पैक्ट था वो क्या था वो आपको पढ़ाऊंगा। बी आर अम्बेडकर और गांधी की जो टसल चल रही थी वो पढ़ाऊंगा। इसी तरह से 1933 में पाकिस्तान का नाम वो सामने है सबके। 1934 जिन्ना साहब ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग, और फिर वाइट पेपर जारी किया गया था। फिर 1935 का इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अभी अब मैंने कहा ना, अभी आप बातचीत करना काइंडली बंद कर दें, मैसेजेस बाद में आपको सब डिस्कस करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, काइंडली इसको थोड़ा सा सेपरेट रखें। मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, मैसेजेस बंद कर दिए मैंने। एक बातें, दूसरी बातें, तीसरी बात यह है कि यार 1935 के बाद फिर 1936 37 के इलेक्शंस, फिर 11 सूबों में यूपी सीपी असम बिहार बंगाल उड़ीसा मद्रास पंजाब बंगाल और सिंध में NWFB। तो ये बलूचिस्तान तब सूबा नहीं था, बलूचिस्तान 1970 में जाके बना है सूबा। तो ये इसमें इलेक्शंस में मुस्लिम लीग हर जगह से हार गई। वजह क्या थी बताऊंगा आपको फिर। चार पांच वजूहत थी मैं मुस्लिम लीग के हारने की, तो वो भी आपको डिस्कस करूंगा। फिर किस सूबे में कितनी सीटें जीती वो भी सारा कुछ बताऊंगा। इसी तरह से यार 1937 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी जो बनाई गई वो आपको बताऊंगा। फिर 1938 की जो तीन रिपोर्ट्स हैं, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और फजल हक रिपोर्ट, वो आपको पढ़ाऊंगा। फिर 1939 के अंदर जो वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी सितंबर में, तो उसके बाद फिर इन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रिज़ाइंस, फिर मुस्लिम लीग का डे ऑफ डिलीवरेंस, फिर 1940 वाली 23 मार्च वाली लाहौर रेजोल्यूशन, विच वॉज लेटर ऑन नेम्ड बाय पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय द इंडियन मीडिया। उसको हम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसने खुतबा लिखा था करारदाद का, किसने पेश किया था, क्या क्या उसके अंदर बोला गया था, कहाँ पे हुई थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट की, किसने उसको कहाँ कहाँ से सेंट दी, सारा कुछ। देन 1941, 1942, 42 क्विट इंडिया मूवमेंट, 44 गांधी जी टॉक्स सीआर फार्मूला, 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, 1945 के जो इंटरिम सेटअप बाद में जाके बना, उसके पीछे क्या कहानी थी।
ठीक है जी, वो सारे के सारे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद फिर ये जो आपकी इलेक्शंस हुए 46 वाले, वो आपको पढ़ाऊंगा आपको। इसी तरह से 43rd जून प्लान भी पढ़ा दूंगा। फिर जो 3rd जून प्लान के बाद बाउंड्री कमीशन बना, वो भी। तो ये सारा कुछ फिर पाकिस्तान की फॉर्मुलेशन हो जाती है 14 अगस्त को। तो ये सारा का सारा कुछ पढ़ा के मैं आपको 1947 तक लेके जाऊंगा। ये है पाकिस्तान की प्री पार्टीशन, पाकिस्तान अफेयर्स की। अब पाकिस्तान अफेयर्स की पोस्ट पार्टीशन के ऊपर बात करता हूँ मैं। पाकिस्तान अफेयर्स की जो पोस्ट पार्टीशन है यार, उसमें दो चीज़ें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, 1935 का इंडिया एक्ट, 47 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो। फिर जो आपकी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन थी वो, बेसिक प्रिंसिपल कमिटीज वो, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन वो, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन वो, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन विद ऑल अमेंडमेंट्स एंड मेजर आर्टिकल्स ऑफ 1973। एक तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, दूसरी है पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो चीज़ें सामने आती हैं वो है आपके कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, किसके दौर में क्या क्या काम हुआ। प्राइम मिनिस्टर्स, लेट्स सपोज लियाकत अली खान, अपना ख्वाजा नाज़मुद्दीन। उसके बाद आया ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद आया ये बोगरा। फिर बोगरा के बाद आया मोहम्मद अली बोगरा, फिर चौधरी मोहम्मद अली आया, फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी आया, फिर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आया, फिर फिरोज खान नून। देयर वर 7 प्राइम मिनिस्टर्स ruled Pakistan from 1947 August to 1956। ठीक है जी। तो ये हो गया। और बल्कि 58 के बाद फिर माशाल्लाह ला आ गया। और वो भी सिकंदर मिर्ज़ा ने पहले एक बड़ी कोशिश की हुई थी। ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस बड़ा था, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस शुरू से चलता आ रहा है, अब का नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब मैं लियाकत अली खान पढ़ाऊंगा तो मैं उसकी एक साल की 10-10 इवेंट्स बताऊंगा। मिसाल के तौर पे 47 के 10 इवेंट्स क्या थे। 47 में ये भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ। 48 में ये भी हुआ, 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 ये भी हुआ। 48 49 में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी। इसी तरह करते करते 50 51 52 53 54 55 से लेकर करते कराते 2025 तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आए हैं उन सबके टेन्योर। गवर्नर जनरल चार हैं, चारों के चारों टेन्योर, जिसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, मलिक गुलाम मोहम्मद है, इब्राहिम इस्माइल चंद, ये अपना गुलाम मिर्ज़ा है, और कायद अज़म है, और ये जो मिर्ज़ा था यार, सिकंदर मिर्ज़ा। चार। तो ये हो गया। इस तरह अयूब खान का टेन्योर, फिर याया खान का टेन्योर, फिर भुट्टो का टेन्योर, फिर भुट्टो के बाद आपका याया के बाद, भुट्टो के बाद फिर जिया का टेन्योर। 5 जुलाई 1977 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक जियाउल हक का टेन्योर है। द एवर वर्स्ट टेन्योर दैट पाकिस्तान हैज फेस्ड, ज़ियास टेन्योर, जिसकी जिसकी दहशतगर्दी, जिसकी इस्लामाइजेशन, जिसकी अफगानी हरामियों के, हरामी कौम के, आप ड्रग कल्चर से लेकर क्लाशनकोफ कल्चर से लेकर अफ्यूम कल्चर से लेकर मंशियात की लत पत आपकी यूनिवर्सिटीज़ भर चुकी हुई हैं। उनका गंद, दहशतगर्दी, फौजी शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। अब तक आप भुगत रहे हैं उस गंदे आदमी की, जो मैं समझता हूँ कि ये अफगानी जो है ना, इनको गंदे आदमियों को इनको एंट्रेंस दी गई पाकिस्तान के अंदर अफगान जहाद के नाम पे। अमेरिका की वॉर लड़ी गई, वो पेट्रियाटिज्म के नाम पे भी लड़ी जा सकती थी बजाय रिलीजन के। लेकिन चूंकि जिस तरह जिनाह को समझ आई थी, जिनाह 1913 से शुरू हुआ था और 1940 तक गए थे जिनाह साहब। जिनाह को समझ नहीं लगी कि मैं कौम को इकट्ठा कैसे करूं। 1940 को 38 को अल्लामा इकबाल ने लेटर्स लिखे मरने से कुछ अर्सा पहले, कि इस्लाम को एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करें, यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। मुस्लिम मेजॉरिटी गरीब हैं और ये इस्लाम के साथ ज़्यादा अटैच हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे इनको इकट्ठा करें। तभी तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 1940 में आया। और तभी आपने देखा बाद में फिर 6 साल में वही मुस्लिम लीग इलेक्शन भी जीत गई, सेंटर में भी सारी की सारी सीटें निकाल गई, और बाकी सूबों के अंदर भी उसकी मेजॉरिटी थी, क्लियर मेजॉरिटी थी। तो ये वही फार्मूला जिया ने उधर अप्लाई कर दिया, तेज से तलवार जीन से जाद वाला।
और वो चलता 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 गया और आज तक हम भुगत रहे हैं। आप लोग भी भुगत रहे हैं, हम लोग भी भुगत रहे हैं। हमने तो इतना नहीं भुगता जितना हमारे फौजी भाइयों ने भुगता है। तो खैर, जिया के बाद यार उसकी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस्लामाइजेशन किस तरीके से उस बंदे ने की थी। 90 डेज के लिए उसने को आया था कि मैं इलेक्शन करवा के चला जाऊंगा, बट ही डिडंट गो। ही लास्टेड टिल हिज लास्ट ब्रीथ, टिल ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ। और वो भी आमों की पेटियां रख के उसको, बहरहाल जो भी था। तो 1988 की बात करते हैं, दिसंबर की। तो फिर वो आ गई। 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो खिलाफ बड़े फतवे लगाए गए, सारा कुछ गालम गलोच हुई, सारा कुछ हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के बाद यार 1990 में बेनज़ीर भुट्टो भी चली गई, उसकी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा टेन्योर पूरा। फिर आया नवाज शरीफ 1990 से 1993, फिर 1993 से 1996 फिर बेनज़ीर, फिर 1996 से 1999 फिर नवाज शरीफ। फिर 12 अक्टूबर 1999 को आया। अच्छा, 12 अक्टूबर 1990। एक मिनट। ठीक है जी, फजूल से कमेंट ना किया करें, मैंने एक को रिमूव कर दिया है। आगे चलते हैं। तो देन उसके बाद आया 19, क्या बता रहा था आपको, मुशर्रफ का दौर। मुशर्रफ का दौर सारा पढ़ाऊंगा। 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2002 तक वो चीफ एग्जेक्टिव रहा। फिर 2002 में ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद यूनिफॉर्म। और फिर 2007 तक वो रहा, बल्कि 8 तक वो रहा। फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर कातलाना हमला हुआ। फिर अक्टूबर में उसको उसको 2008 में उसको जाना पड़ा मुशर्रफ को। फिर इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी आ गई और नवाज शरीफ इकट्ठे उन्होंने हुकूमत की 2013 में। उसके बाद फिर 13 से 17 बीच में फिर यूसुफ जक गिलानी आया। फिर उसके बाद शाहिद खाकान, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आया, फिर नवाज शरीफ, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर उसके बाद इमरान खान, फिर नवाज शरीफ, नहीं, इमरान खान, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, और अब फिर दोबारा शहबाज शरीफ। ठीक हो गया जी। दूंगा मैं फिर पाकिस्तान की इकॉनमी। इकॉनमी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, उसके बाद जीएनपी क्या होती है, फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, उसके बाद फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आईएमएफ के सैप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। फिर फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, लाइबर कैबर क्या होता है, पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, टैक्स नेट में क्या इश्यूज हैं, टैक्स नेट को किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, बजट किस तरह से बनता है, बजट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, कितने इदारे हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी है। कैसीनो इकॉनमी क्या होती है, ब्लैक इकॉनमी क्या होती है, ग्रे इकॉनमी क्या होती है, ब्लू इकॉनमी क्या होती है, वाइट इकॉनमी क्या होती है, सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कश्मीर। कश्मीर के बाद सी पैक डिस्कस करूंगा, फिर पाकिस्तान के सॉरी, फिर नोबेल प्राइज़ डिस्कस करूंगा, फिर इंटरनेशनल डेज़, फिर फेमस पर्सनालिटीज़, फिर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेज़ हैं, ये सारा करंट अफेयर्स में ना। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है करंट अफेयर्स में। हम्म। तो ये सारा कुछ डिस्कस करके करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल इवेंट्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी की सारी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये खाली पढ़ा के, खाली यूएन के ऊपर ही पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है, यूएन के ऊपर मुझे 2 घंटे का। इतना डीप है यूएन। लोग तो यूएन की 4-5 चीज़ें बताते हैं ना, मेरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है यूएन के ऊपर, उसके सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर, यूएन की वर्किंग के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो पूरा आपको फिर समझ आता है कि दुनिया चल किस तरह रही है। फिर आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता चलती हैं। अच्छा, उसके बाद ना, करंट अफेयर्स के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इस्लामियात के ऊपर। अब इस्लामियात है ना, इस्लामियात में एक तो 26 प्रॉफिट्स हैं, बेसिक्स, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद वसल्लम तक जो कुरान पाक में मेंशन है ना, 25। तो वो सारे के सारे प्रॉफिट्स और उनकी डिटेल्स, एक एक प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम की डिटेल,
हम डिस्कस पढ़ेंगे हमारे जो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हम उनको भी फिर उनके बाद कि पढ़ के उसके बाद आप वसल्लम की पूरी लाइफ। अब आप वसल्लम की जब मैं लाइफ पढ़ाऊँगा तो लाइफ में पैदाइश से लेकर वसाल तक, फिर उसके बाद आप वसल्लम का पूरा शजर नसब, फिर पैदाइश से वसाल तक के सारे इवेंट्स, फिर पहले नबी के इवेंट्स हैं, फिर हिजरी के इवेंट्स हैं, उससे पहले बचपन लड़कपन वो हो गया, उसके बाद फिर आप वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन हो गई, फिर आप वसल्लम के गज़वात हो गए, ठीक है, जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया। और तमाम गज़वात की, ये नहीं कि गज़वा उहद फ़िलहाल हिजरी में हुआ, ये हुआ, नो, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। गज़वा उहद की वजूहात क्या थी, गज़वा उहद में कहाँ कहाँ पे हुआ, उसकी रीज़न्स क्या थी, दूसरों दोनों तरफ से कौन कौन लोग थे, और किस किस ने लीड किया, कितनों कितनी अमवात हुई, और कितने शहीद हुए, और उसके बाद उसकी रीज़न्स क्या थी, उसके आफ्टर मैथ्स क्या थे, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, सारा डिटेल्स, एक एक चीज़, वजूहात से लेकर हर चीज़ तक, ताकि वो आपकी ना एक सिमिट्री बन जाती है क्लैरिटी के साथ। इसी तरह से आप वसल्लम की ये जब ये सारा कुछ पढ़ के उसके बाद वाक़या मेराज भी उसमें आ जाएगा, सारा कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ। फिर हिजरत के इवेंट्स हो गए, नबूवत के इवेंट्स हो गए, वो सारे मैंने बता दिए आपको। तो ये फिर वसाल तक, उसके बाद फिर आप वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन, फिर सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन को पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको डिस्कस करके फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उमैया डायनेस्टी या बासी डायनेस्टी, और फिर आप वसल्लम के और कंपेनियंस, तकरीबन 50 के करीब सहाबा कराम उनको हम डिस्कस करेंगे, जिनसे पेपर में क्वेश्चंस भी आते होते हैं। ये पढ़ के फिर इस्लाम के बेसिक जो पिलर्स हैं, बुनियादी जो पिलर्स हैं, जिसमें कलमा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब सिर्फ नमाज से रिलेटेड 50 के करीब एमसीक्यूज़ बनेंगे, वो मैं आपको सारे पढ़ाऊँगा। हज से रिलेटेड को 50-60 एमसीक्यूज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। मतलब डिटेल के अंदर ना, कि हज की हिस्ट्री से लेकर उसके सारे अरकान और सारा कुछ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ा के बुनियादी अकायद हैं, उसके बाद फिर अहादीस की किताबें, अहादीस के बारे में, और पढ़ा के उसके बाद फिर कुरान पाक के एमसीक्यूज़। ये तो इस तरीके से हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे डिटेल में। मेरी जिसने भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा कि मैं कितनी अच्छी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, उसके बाद यार आ जाती है मैथ्स। मैथ्स में आ जाती हैं कौन कौन सी चीज़ें। मैथ्स मैथ्स में बेसिक बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ऑर्डर से शुरू करता हूँ, बोर्ड मैथ्स रूल से बेसिक्स, ताकि आपकी जिसकी नहीं भी मैथ्स उसको भी समझ आ जाए। बिकॉज आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू किया, बाइनोमियल इक्वेशंस पे ले गए, पोलिनोमियल्स पे ले गए, फिर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप फ़ौरन बैठे बैठे पेपर में आप हल कर लेते हैं सवाल का जवाब। फिर उसके बाद एज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, कैलेंडर प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद कैलेंडर प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, और प्रॉफिट लॉस के हो गए। मतलब और भी काफ़ी कुछ है ना उसमें, हाँ, अरिथमेटिक सीरीज़ है, और मोड मीडियन मीन और एवरेज के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है जी, एज प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम तो है ही है उसमें। तो ये मैथ्स हो गई। उसके बाद कंप्यूटर में बेसिक्स, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। ठीक है जी, और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स जिसमें कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, बल्कि उसकी हिस्ट्री, उसकी लैंग्वेजेस, फिर उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स। ठीक है, वो सारा कुछ, फिर हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर वो डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गई, फिर उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ, वो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, फिर इंटरनेट मॉडेम के क्वेश्चंस हैं, वो पढ़ा के फिर एआई के क्वेश्चंस वो पढ़ा के फिर उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊँगा शॉर्टकट्स पे। किसके शॉर्टकट्स? एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, पावर पॉइंट। इसी तरह से आपके उर्दू है, तो उर्दू में उर्दू का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उर्दू के मुख्तलिफ ऑथर्स, मुसन्निफ़ जिसको बोलते हैं, तकरीबन 50 के करीब। फिर उर्दू, उर्दू की हिस्ट्री, फिर उर्दू के फेमस ऑथर्स, फेमस जो जो मुसन्निफ़ीन हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ा के उसके बाद फिर उर्दू की जो ग्रामर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्फ और नहू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कलमा कलाम, ठीक है जी, और ये लफ्ज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हो गए। ये बहुत डिटेल में ना, कल ये उर्दू की ग्रामर पे मुझे 2 लेक्चर्स चाहिए, कम से कम 2-2 घंटे के।
तब आपको जाके उर्दू की ग्रामर समझ आएगी। और मैं 2 से 3 लेक्चर उर्दू की ग्रामर के ऊपर मैं देता होता हूँ, उर्दू ग्रामर के ऊपर। तो वो हो गया। उसके बाद फिर उर्दू की ग्रामर के बाद फिर करेक्शंस, गलत दुरुस्त जुमलों की दुरुस्ती है। उसके बाद फिर साबके इलाके हैं, वाहिद जमा है, अल्फाज मुतजाद हैं, और डिफरेंट ऑथर्स की किताबें हैं। साबके इलाके भी हो गए। यही कुछ है उर्दू में। मेन पार्ट ग्रामर का है, जो कि आपका हर जगह पे पूछता होता है ग्रामर के बारे में, ऑथर्स के बारे में, ऑथर्स की बुक्स के बारे में। वो आपको सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस यार 4 पोर्शंस में मैं डिवाइड करता होता हूँ। एक है फिजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बायोलॉजी है ना, तो उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी नॉट में सारी की सारी। अब आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें सारे के सारे 10-12 सिस्टम्स पढ़ाता होता हूँ। कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करता हूँ। उसके बाद कार्डिक सिस्टम, पूरे का पूरा ब्लड, पूरे की पूरी कार्डिक कि किस तरीके से सारा चलता है सीन इंसान का। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन, सप्लाई, वॉल्स, हर चीज़, चैम्बर्स, एवरीथिंग। उसके बाद फिर उसके एमसीक्यूज ब्लड के, तो ब्लड ब्लड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, तीनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस करके। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम है। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद तो उसके बाद ये सारे सिस्टम्स पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा ये सारे सिस्टम्स पढ़ा के। तो उसके बाद फिर मैं आपको उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और क्या कहते हैं, हाँ, ये सारे सिस्टम पढ़ा के फिर उसके बाद मेडिसन्स पे और डिफरेंट डिस्कवरीज के ऊपर और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के ऊपर जो इसमें यूज़ होते हैं मेडिकल में, वो सारे पढ़ा के फिर बायोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंट में पूरी इन्वायरमेंट के लेयर्स, इसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लिथो और एक्सोस्फेयर, ये चारों की चारों, फिर पूरा इन्वायरमेंट के हाइड्रोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है। उसके बाद अर्थ है तो कोर, मेंटल क्रस्ट, ये सारा का सारा पढ़ा के उसके बाद फिजिकल साइंस है तो उसमें फिजिक्स की सारे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से शुरू करूंगा, टार्क मोमेंटम से, स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी क्वेश्चंस, और भी बहुत कुछ है उसमें। पूरा सोलर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा। 8 के 8 प्लैनेट्स हो गए, फिर ज़मीन हो गई, ज़मीन का चांद, लूना हो गया, मून जिसको बोलते होते हैं, और सूरज हो गया, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम। वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। हम्म। और केमिकल साइंस में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। केमिकल साइंस की डेफिनेशंस, मतलब बॉन्ड्स, ये वो सारा कुछ, रिएक्शंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है जी। और पीछे क्या रह गया? उर्दू हो गया, इंग्लिश। इंग्लिश में यार मैं आपको इंग्लिश के सारे टेंसेस पढ़ाऊंगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, फिर प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा। प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको असाइनमेंट भी देता होता हूँ उसकी। अच्छा, वो पढ़ा के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा के, ग्रामर पढ़ा के, उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद सारे टेंसेस, टेंसेस बहुत डिटेल में। अच्छा, उसके बाद और क्या बच जाता है? भाई यही कुछ है इंग्लिश में ना। हाँ, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस भी है। तो ये आपकी इंग्लिश हो गई। बाकी चूंकि ईडियम और पेयर ऑफ वर्ड्स और एंटोनिम सिनोनिम वो आप खुद करते होते हैं, तो लिहाजा वो कोई भी नहीं टीचर पढ़ा सकता, वो कभी भी कहीं से भी उठ के दे देता होता है। बेसिक्स इंग्लिश मैं आपको सारी की सारी पढ़ा दूंगा। तो यूँ मैंने आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस होगा, जिसको हम पूरे 2-2.5 महीने लगा के पढ़ेंगे। कोई सवाल है पूछ लें। यस सनी, प्लीज आस्क।
कोई नहीं पूछ रहा। नहीं, कल 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 से पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी की क्लास। ऐसे की क्लास कल से जो चल रही है, कल से क्लास होगी ऐसे की, इस जीके की क्लास के बाद। हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाया करेंगी। दाऊद, नाइस टू सी यू इन द मीटिंग। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। सी यू जी, अल्लाह हाफिज़।